हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया बढ़िया ही रहो। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एस गुरु एकेडमी पर। आज हम आपके लिए क्या 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलिए इन सभी में से यानी इन तीनों क्वेश्चनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है द्रव्य तरंगों से जो डी ब्रोगली ने दिया था। ठीक है, और किरचॉफ के नियम भी इंपॉर्टेंट ही है। बस इतना है, अगर किरचॉफ का नियम नहीं आता है तो हो सकता है उस पर न्यूमेरिकल बना दें, और ये आपका पहले से ही एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है एक प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, उन्होंने ये कहा है एक प्रिज्म का कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ है जो ए का मान दे रखा है वो दे रखा है डेल्टा एम के बराबर, या डेल्टा एम का मान दे रखा है ए के बराबर। बात वही है, लेकिन क्या है एक सूत्र होता है निकल के आता है, क्या है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन में आता है साइन ए बाई 2। ये सेम वैसे ही लिखा है जैसे स्नेल का नियम होता है अपवर्तन से रिलेटेड। क्या अपवर्तन से रिलेटेड होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, एन बराबर होता है, जहां एन क्या होता है माध्यम का अपवर्तनांक होता है। सेम वही है, आई की जगह यहाँ पर ये निकल के आता है, कैलकुलेशन से आता है, मैं उसे डीपली में नहीं जा रहा हूं अभी। और आर का मान आता है वो आता है ए बाई 2। तो यहां से इस प्रकार से निकलता है। अब हमें क्या करना है, यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह हमने ए यानी यहाँ पे टोटल हो गया 2a अपॉन ए, यानी डेल्टा एम की जगह भी हमने क्या लिख लिया है, ए लिख लिया है। और यहां से हो गया साइन ए बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया साइन ए अपॉन में आ गया साइन ए बाई 2 आ गया। साइन को क्या करना है, हाफ एंगल में तोड़ दो। तो हाफ एंगल में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अपॉन में हो गया साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस ए बाई 2, ये आ जाएगा क्या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, ये हो गया। अब क्या सेकंड में कह रहे हैं, किरचॉफ के नियम का उल्लेख करना है। तो किरचॉफ के नियम का उल्लेख करते हैं। तो किरचॉफ के नियम के लिए क्या है देखते हैं। तो यहां से देखो किरचॉफ ने क्या किया था, 2 नियम दिए थे। पहला नियम उनका था क्या था, संधि का नियम था। ठीक है, क्या था, संधि का नियम। और इन्होंने क्या बताया था संधि के नियम में, या इसी को पहला नियम भी कहते हैं। संधि का नियम ये था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। कहने का मतलब कुछ धाराएं यहाँ पर, ये संधि मैंने मान ली, कुछ धाराएं यहाँ पर आ रही होंगी और कुछ यहां से जा रही होंगी। जैसे मान लिया तो ये रही I1, ये रहा I2, I3, I4 और I5। अब क्या है, ये रही संधि। तो यहाँ पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य के बराबर होगा, इन्होंने ये बताया था। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें पॉजिटिव लिया जाता है, जो संधि से दूर जाती हैं उन्हें नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो I1, I2, I3 की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, इसका मतलब है I1 प्लस का I2 प्लस का I3, लेकिन ये दूर जा रही है इसलिए हो जाएगा I4 माइनस का I5 बराबर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा, I1 प्लस का I2 प्लस का I3 इक्वल हो गया I4 प्लस का I5। इसका यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, ये निकलता है कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर बात की जाए जो संधि का नियम है या पहला नियम है, ये सॉरी किस पर आश्रित है, तो ये किस पर, ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किस पर, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर दूसरे, ये तो पहला नियम था, दूसरा होता है आपका लूप का नियम या बंद पास का नियम जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, बंद पास का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी बंद लूप या बंद पास के किसी भी खंड में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल होता है उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है।
तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा था, देखो आई हमने बहने वाली किसी खंड में धारा मान ली और उसमें लगा होगा कोई प्रतिरोध, तो उसका सिग्मा बराबर होता है सिग्मा ई के। तो ये इनका दूसरा नियम है, ठीक है। और ये अगर बात की जाए तो किस पर आधारित होता है, तो ये है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। ये एक नंबर का ये भी है, ठीक है, कि किस पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, क्या है, बंद पास का या लूप का नियम होता है। लूप में क्या होता है, लूप के कई खंड कर लो, तो एक खंड की अगर हम बात करें तो उस खंड में जो प्रतिरोध लगा होगा और उसमें बहने वाली धारा होगी, उसका गुणनफल वो उस खंड में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। कहने वाला हो सकता है एक सेल लगी हो सकता है 2 लगी हो सकता है 3 लगी हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अब क्या है, इसे लगाते कैसे हैं, अगर हम धारा की डायरेक्शन में चलेंगे तो वहां पर आई और आर का मान लेते हैं हम पॉजिटिव। अगर धारा की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या, ये देखो ये क्या है हमारा, डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन क्या है अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में हो जाओगे तो वहां पर क्या है माइनस लेना होगा आई आर के साथ। अगर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलेंगे तो ई का मान होगा उसे आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर आप पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर चलेंगे तो ई का मान आपको नेगेटिव में लेना है। तभी आप इस बंद पास के नियम को लगा सकते हैं, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशनें होती हैं इसके लगाने की। अब बात करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्या है, द्रव्य तरंगें और क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगों से इनकी तुलना कीजिए, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बोलना है फिर। और पहले देखते हैं द्रव्य तरंगें। तो देखो जो हमारा लाइट होता है, प्रकाश होता है, वह डुअल नेचर का होता है, कहने का मतलब द्वितीय प्रकृति का होता है। एक कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे ये रहा प्रकाश। अब प्रकाश को क्या माना जाता है, एक कण के रूप में माना जाता है और एक तरंग के रूप में माना जाता है। अगर तरंग की बात की जाए तो तरंग में कौन कौन सी घटनाओं की ये विवेचना करता है, तो आपके लिए ये है अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ठीक है। ये सभी घटनाएं होती हैं वो प्रकाश तरंग के रूप में होता है तब होती हैं। लेकिन अगर कण की बात की जाए तो यहां पर आता है जो मैंने कल आपको बताया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और एक होता है तुम्हारा कॉम्पटन प्रभाव, और एक होता है रमन प्रभाव। ये सभी होते हैं वो क्या होते हैं, कण प्रकृति द्वारा दिखाए जाते हैं। अब जैसे कण प्रकाश को हम कण मान लें तो हम इन अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, ये कुछ भी हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते, यानी हम ये प्रकृति नहीं बता सकते। अगर हमने तरंग मान लिया और इनकी विवेचना करें विद्युत चुंबकीय प्रभाव, कॉम्पटन, रमन, ठीक है, तो इनके लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये इनके बारे में नहीं बताता। इसीलिए प्रकाश को क्या माना जाता है, द्वितीय प्रकृति का माना जाता है, कि प्रकाश 2 प्रकृति में होता है। किस किस में होता है, कण के रूप में होता है और तरंग के रूप में होता है। अब क्या है, ये द्वितीय प्रकृति किसकी हो गई, प्रकाश की। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या बताया, डी ब्रोगली ने ये कहा कि केवल प्रकाश ही द्वितीय प्रकृति नहीं रखता है, द्रव्य कण भी रखते हैं, यानी द्रव्य कण। लेकिन क्या है, द्रव्य कण उन्हीं के लिए बात की है कि जो कण गतिमान हो, जो कण गतिमान हो, जैसे इलेक्ट्रॉन लगातार ऑर्बिट में घूमता रहता है नाभिक के चारों ओर, तो सेल जैसे उसे ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने डी ब्रोगली ने यह बताया कि द्रव्य कण भी होते हैं, वो भी द्वितीय प्रकृति रखते हैं, लेकिन वो कण होने चाहिए गतिशील, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द्रव्य कण होंगे वो अगर गतिशील हैं तो वो भी क्या है, द्वितीय, यानी 2 प्रकार के गुण रखते हैं। जब गति करते हैं तो वो भी क्या है, कण प्रकृति बताता है और तरंग प्रकृति भी बताता है। क्यों, क्योंकि गतिशील होने पर तरंग को भी वो शो करता है। तो इन कणों को ही कहा जाता है, इन कणों को कहा जाता है द्रव्य कण। और अब ये क्या है, जब गतिशील है तो इनके साथ एक तरंग भी जुड़ी हुई है, तो इन तरंगों को कहा जाता है द्रव्य तरंगें या डी ब्रोगली तरंगें कहा जाता है। अब क्या है, ये तरंगें हैं तो तरंगों में क्या होगी, तरंग दैर्ध्य होगी, तो इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य को कहा जाता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक, जिसे लैम्डा से शो करेंगे।
अब क्या है, इसमें आगे चलते हैं। तो ये तो होगी द्रव्य तरंगों की बात, यानी क्या था। अब इसके लिए क्या है, आगे डेरिवेशन भी करते हैं। तो जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा होती है वो एच न्यू के रूप में उत्सर्जन या अवशोषित होती है। तो ये मैंने मान लिया E बराबर हो गया एच न्यू, जहां न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, और H क्या है, प्लांक का नियतांक, प्लांक नियतांक है। अब क्या है, आइंस्टीन का अपेक्षितता सिद्धांत होता है, वो क्या कहता है, वो होता है E बराबर mc², जहां m क्या है, m है आपका फोटोन का द्रव्यमान, c वेग से चल रहा है। क्यों, क्योंकि फोटोन प्रकाश की चाल से ही चलता है। तो ये हो गया। अगर हमने क्या किया, देखो दोनों की एनर्जी है, तो लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, यहां से mc² बराबर हो गया आपका h न्यू, यहां से हमने सिर्फ mc निकाला, एक c को यहां ले आए, तो ये हो गया h न्यू अपॉन c। अब देखो न्यू अपॉन c, इसे लिखा जाता है 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा करेंगे तो नीचे आ जाएगा लैम्डा। अब ये देखो, ये क्या लिखा है, mc, mc का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। तो ये हो गया आपका संवेग, p बराबर हो गया h अपॉन लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रहा आपका संवेग और लैम्डा, यानी p रहा मोमेंटम और वेवलेंथ के रूप में आ गया। अब ये क्या बताता है, देखो p बराबर आपका लिखा है h अपॉन लैम्डा। देखो संवेग उसी में होगा जो कण की प्रकृति में होगा, और तरंग दैर्घ्य उसमें होगी जिसमें तरंग होगी। अब यहां पर एक ही समीकरण, देखो दो बातें बता रहा है, ये कण और तरंग दोनों में संबंध बता रहा है। तो यही आपका क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र है। इसे यहां से लैम्डा का मान निकाल दो, तो ये h अपॉन p हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, अगर हमने कोई कण लेना, या तो फोटोन की बात हो रही थी, अगर हम कोई दूसरा कण ले लें तो वहां पर क्या है, अगर हमने कोई कण लिया तो जिसका द्रव्यमान हो m और v वेग से वो गति कर रहा हो, तो यहां से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन mv हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग। तो वही हमने p बराबर ले लिया है, क्या mv लिख लिया है। तो p बराबर mv लिखने के बाद अब यहां से देखो h का मान तो फिक्स ही होता है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। इसका मतलब यहां से लैम्डा जो डिपेंड कर रहा है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती है m के, और क्या है लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है 1/v की। अब देखो जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है, वो अगर कोई कण ज्यादा भारी है, ज्यादा उसका द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसकी क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी वो कम होगी। ठीक। अगर कोई कण तीव्र वेग से गति कर रहा है, ज्यादा तेज गति कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य होगी कम। अगर कोई कण धीरे धीरे गति कर रहा है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी ज्यादा। ठीक। ये देखो, ये द्रव्य तरंगों के गुण चल रहे हैं, ये मान लीजिए आप। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर अगर कोई किसी कण का द्रव्यमान ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम होगी, वेग ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम होगी। और क्या है, जो डी ब्रोगली तरंगें होती हैं या द्रव्य तरंगें होती हैं, ये आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। कहीं आया है आवेश, नहीं आया है। ठीक। और ये तरंगें होती हैं वो निर्वात में भी चल सकती हैं। कौन, द्रव्य तरंगें या डी ब्रोगली तरंगें। और ये जो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं, वो तो आवेशित कण के त्वरित गति के कारण उत्पन्न होती हैं। और ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी गतिशील कण के कारण उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। अब क्या है, यहां पर आते हैं तो देखो उन्होंने क्या कहा था, विद्युत चुंबकीय तरंगों से इनकी तुलना करनी है, तो मैंने ये बता दिए। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति की बात की जाए तो कैसी होती है उनकी प्रकृति, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है।
और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, निर्वात में भी चलती हैं, निर्वात में चलती हैं। ठीक है, और क्या है, इन तरंगों को क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। किसे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को, ये ध्यान रखना है। ठीक, और क्यों माना जाता है, क्योंकि इन पर आवेश नहीं होता है। ये आवेशित यानी आवेशित करके त्वरित गति के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन इन पर आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये उदासीन होती हैं। और क्या है, निर्वात में चल सकती हैं, ये हो गया। और निर्वात में इनकी चाल की बात की जाए तो कितना होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल चलती हैं ये। ठीक, इसी प्रकार से इनमें क्या है, अंतर आप कर सकते हैं। और ये हो गया आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।